औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है अमराज़ सीना। सीने के अमराज क्यों इतनी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं और क्यों इतने ज़्यादा हैं, आज अब इससे मुतल्लिक बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए अपना नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा करें कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। नाज़रीन, अमराज़ सीना क्यों इतने ज़्यादा, अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 मिलियन के करीब लोग जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और रोज़ बरोज़ इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? सबसे पहले हम देखते हैं कि लंग्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मुतासर होना। एक तो ये अंदरूनी आपकी वजह होगी फिज़िकली, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाल कर ऑक्सीजन की सप्लाई को सही करना, जिस्म में पहुँचाने की कारकर्दगी का मुतासर होना, एक ये वजह भी है। उसके बाद ग़िज़ाई बेइतदाली, मरीज़ का एहतियात ना करना, और सबसे बढ़ के जो एक वजह आम देखने में आ रही है, जो मैं समझता हूँ, फ़ज़ाई आलूदगी। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बहुत से सीने के अमराज पैदा होते हैं और फ़ज़ाई आलूदगी में की ज़्यादती, ख़ास तौर पर जिस तरह आप हम रहते हैं कराची शहर में और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को आप देख लीजिए, या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री का धुआं, उसके बाद इंडस्ट्री का फजला जो कि नदी नालों में बहा दिया जाता है, और इस तरह के और चीज़ें जो हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है। आप देखते हैं रोड पे निकलते हैं तो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे सीने के अमराज का बायस बनती हैं। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि ऐसी जगह पे रहने वाले लोग जो बहुत ही तंग और तारीक मकानों में रहते हैं और तंग सी गलियाँ होती हैं और वहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी बह रहा होता है और हवा का वहाँ पे साफ़ हवा का गुज़र नहीं होता, वो लोग भी जो है अमराज़ सीना में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। देखा जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए शजरकारी एक ऐसा काम है, या शजर जो है वो हमें फ़ज़ाई आलूदगी से बचाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप देखें कराची में जो एक वक्त में पहले बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, अब वो आपको नज़र नहीं आती। दरख्त जो है दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, शजरकारी की तरफ हम बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, और सांस के अमराज, सीने के अमराज में हम तेज़ी के साथ जो है मुब्तला होते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो ये हमारी फ़ज़ाई आलूदगी, इसको ख़त्म करना है, और उसके साथ साथ शजरकारी का की मुहिम को जो है वो चलाना चाहिए, और शजर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि हम फ़ज़ाई आलूदगी से बच सकें। और दूसरा जो मैंने आपको बात बताई कि बेइतदाली, ग़िज़ाई बेइतदाली, हमारी ग़िज़ा जो है उसकी बेइतदाली की वजह से भी हम मुख्तलिफ़ सीने के अमराज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग खाना खाने में तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, खानों में तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वक्त खाना खाते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर होटलिंग करने वाले लोग जो हैं वो इन अमराज का ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि होटल के अंदर जो लोग खाना खाते हैं वहाँ पे ये कोई जो है रेस्टोरेंट के ऊपर जाके खाने वाले लोग ना तो वहाँ पे ग़िज़ा के मेयार का ख्याल रखा जाता है, किसी भी चीज़ का, खा वो आयल हो या वो सब्ज़ियाँ हो या वो फल हो या गोश्त हो, तो फिर उसको जिस तरह अंदाज से कुक किया जाता है वो भी अंदाज़ जो है वो एक इंतहाई गलत होता है। और जब आप लोग वो खाना खाते हैं तो उसके बाद आप मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार होते हैं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़ी ड्रिंक्स इनका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी, और जंक फूड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें सीने के अमराज़ में मुब्तला करती हैं। और एक बड़ी वजह ये होती है कि जब आप ये ग़िज़ा ले रहे होते हैं, वक्ती तौर पर आपको महसूस होता है कि आपकी भूख ख़त्म होगी, आपकी भूख तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपकी बॉडी में को जो ज़रूरी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जो ग़िज़ाइयत चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू होता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो आप ग्रेजुअली मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का शिकार होना शुरू होते हैं, क्योंकि आपका हिफाज़ती निज़ाम जब कमज़ोर है तो कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, और
सीने के अमराज में भी इजाफा, ख़ास तौर के ऊपर अस्थमा को हम ले लें तो जिस तरह फ़ज़ाई आलूदगी हमारे यहाँ पाई जाती है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि रोड के ऊपर आप जाते हैं तो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ और उसके बाद इंडस्ट्री से निकलने वाला जो चिमनियों से धुआं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें दमे के मर्ज़ में मुब्तला करने में एक अहम किरदार है इनका भी। एक कॉलर हमारे साथ, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं उसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? सर मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ, मदीहा। रुबीना बात कर रही है? आपकी आवाज़ मुझे बहुत ही कम आ रही है, आप मेरी सुन सकते हैं तो मेरी बात सुने, मुझे नहीं आपकी आ रही आवाज़। मदीहा से मेरा मसला ये है, बवासीर का मसला है। जी जी। ब्लीडिंग वाली बवासीर है, पिछले साल भी ऐसे ही हो गया था, तो मेडिसिन खाई थी तो आराम आ गया था, अब भी ऐसा ही है। और जो बवासीर के जो जख्म हो जाते हैं उसका भी मसला है, उनका मसला है तो इसके लिए अच्छी सी मेडिसिन बता दें। ठीक है, आपको खून तो नहीं आता? खूनी बवासीर तो नहीं है? हाँ जी, ब्लीडिंग वाली है, ब्लीडिंग भी हो रही है। खूनी बवासीर, ठीक है। मदीहा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ शेखपुरा से मदीहा बवासीर के हवाले से। बवासीर नाज़रीन दो किस्म की होती है, एक बवासीर खूनी और एक बादी। खूनी तिबी ज़बान में उसको कहा जाता है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और मस्से भी ज़्यादा होते हैं। बाज़ मस्से ऐसे होते हैं जो जिस्म के अंदर होते हैं और बाज़ जब मस्से बढ़ जाते हैं तो वो जिस्म से बाहर निकल आते हैं, तो उनसे ब्लीडिंग होती है। ख़ास तौर पर जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए तो ब्लीडिंग भी साथ में बहुत ज़्यादा होती है। नुस्खा नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा नुस्खा बवासीर के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। रसौंत 50 ग्राम लेनी है, छिलका रेठा 25 ग्राम ले लीजिए, मक्किल यानी गूगल भी इसको कहा जाता है 25 ग्राम ले लीजिए इन, और साथ में तुख्मे मूली 50 ग्राम, मगज़ नीम 50 ग्राम और तारा मीरा 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के आप रख लीजिए। गूगल, रसौंत और छिलका रेठा, इसको आपने लहदा से पीस के रखना है तीनों चीज़ों को, और ये दूसरी तीनों चीज़ें मैंने आपकी बताई हैं, इनको आपने लहदा से रखना, यानी तारा मीरा, मूली के बीज और मगज़ नमोली। मगज़ नमोली वाला जो दवा है वो आप सुबह नाश्ते से पहले लेंगे 1 चुटकी, और ये जो रसौंत, मक्किल वाला और रेठे वाला छिलका का नुस्खा, ये आप रात को सोने से कबल लेंगे सफ़ूफ इसका। छिलका रेठा जो है चूँकि उसमें नमी होती है तो उसको पीसना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आप थोड़ा सा छिलका लेके उसको तवे पे भून लें, उसके बाद आप इसको मशीन में पीस सकते हैं, तो उससे ही आपका पाउडर बन जाएगा। इसको आप इस्तेमाल कीजिए रात को सोते वक्त 1 से 2 चुटकी पानी के साथ। क्योंकि अभी वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा, बकिया आपके जवाब का ब्रेक के बाद। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ मदीहा शेखपुरा से। नुस्खा मैंने आपको बता दिया मदीहा, लेकिन इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है, परहेज़ को आप यकीनी बनाएं। और कब्ज़ इसकी एक ख़ास अहम वजह है, तो इसके लिए आप इस तरह करेंगे कि 3 अदद अंजीर आप ले लीजिए, उसे रात को आप पानी में भिगो दें, सुबह रोज़ाना आप नाश्ते से पहले वो 3 अदद अंजीर जो है वो खा लिया करें, तो इससे आपकी बवासीर भी जल्दी ख़त्म होगी और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं रहेगी और इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। ज़िद है इसकी सुरख मिर्च, रेड मीट और तेज़ मसाला जात जितने भी हैं वो इसकी ज़िद है। अगर आप लेते रहेंगे अंडा मछली वगैरह भी, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों को अपनाइए और उसको खाएँ आप, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, अमराज़ सीना में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आम मर्ज़ जो है वो है खांसी, जिसे हम एक आम सा मर्ज़ लेते हैं, समझते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर यही खांसी जो है आपके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। खांसी दर हकीकत आपके फेफड़ों की किसी भी बीमारी की निशानदेही कर रही होती है, उसकी एक अलामत होती है उसकी, आपके फेफड़ों में, आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी पैदा होगी जिसकी वजह से जो है खांसी आती है। बाज़ औक़ात खांसी की वजह जो है वो तेज़ गर्म और सर्द हवा जो होती है उसमें भी, जैसे मौसम तब्दील हो रहा होता है तो उसकी वजह से भी, या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आलूदगी है, गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। और एक वजह ये कि आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से भी हो सकती है, या आपके गले में ख़राश होती है तो उसकी वजह से भी खांसी होती है। कि बलगम की इज्तिमा की वजह से भी खांसी होती है, चूँकि जब आपके सीने में आपकी सांस की नालियों में बलगम का इज्तिमा हो जाता है तो तबीयत जो आपकी बॉडी जो है वो उसको खारिज करना चाहती है, तो उस सूरत में भी आपको खांसी
की शिकायत हो जाती है। लेकिन खांसी को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खांसी जो है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एक अलामत है आपके निज़ाम तनफ़ुस की, तो इसको जो है फ़ौरी तौर के ऊपर इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है अभी बात। जी, अपना नाम और शहर का नाम बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, अपना और शहर का नाम। मोहम्मद बशीर बोल रहा हूँ जनाब, भावनगर। सबसे पहले आप टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद कॉल ड्रॉप होगी। नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आप लोगों से सबसे दरख्वास्त की थी, और मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस बात के ऊपर ज़ोर देता हूँ, आपको याद दहानी करवाता हूँ कि आप प्लीज़ जब आपकी कॉल मिल जाया करें तो आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही होती, आपकी टीवी की आवाज़ मुझे आ रही होती है, और मैं कुछ भी नहीं समझ पाता आपके किसी भी सवाल का। ना आपका नाम मैं समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ इसी तरह से, और ना ही मैं आपकी किसी बात को समझ सकता हूँ। तो इस पर ख्याल रखा करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, इसमें आपकी कॉल जो है वो कट जाएगी। बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है, और जब मिलती है तो फिर अगर आप आपकी गलती की वजह से कॉल कट जाए तो इसमें आपका कसूर है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो है वो मुफीद साबित हों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा से आपके लिए फ़ायदामंद हो, तो इस बात का ख्याल रखा करें। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम खांसी के हवाले से। खांसी जो है उसकी जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, इनमें ख़ास तौर के ऊपर खांसी के लिए जो एक बहुत ही प्यारी दवा हिब्बा-ए-लैफ तिब्ब नबवी की मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, काकड़ा सिंगी और शहद, हिब्बा-ए-लैफ शहद। काकड़ा सिंगी और हिब्बा-ए-लैफ शहद को अगर आप इस्तेमाल में रखते हैं, ख़ास तौर के ऊपर जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, या मौसम में बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है, या आप कमज़ोर होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन फैली होती है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, या फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, कोई भी, मतलब चूँकि शहद के अंदर तीनों इन्फेक्शन को ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। हिब्बा-ए-लैफ शहद खालिस शहद है, इसलिए ये एक तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, दूसरा ये कि आपको फेफड़ों को ताकत देता है, लंग्स को लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये, तीसरा आपके सांस की नालियों के साथ चिपके हुए बलगम को खारिज करता है। इसमें जब आप काकड़ा सिंगी शामिल कर देते हैं तो इससे आपका नज़ला ज़ुकाम, खांसी और इन्फेक्शन की वजह से होने वाला बुखार, इसमें भी ये फ़ायदामंद है। एक कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना और शहर का नाम। मोहम्मद बशीर बोल रहा हूँ जनाब, भावनगर से। मोहम्मद बशीर बोल रहा हूँ, भावनगर से। जी बशीर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूँ कि एक तो थायराइड का मसला है मुझे, हार्मोन मेरे ज्यादा है, तो जिस्म ज्यादा गर्म रहता है, भूख ज्यादा रहती है, वजन कम हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आप पूछना था। दूसरा, पेट में मसला रहता है, कब्ज भी रहती है, और पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, खाना खाने से फौरी गैस पैदा हो जाती है। ये दो मसले हैं। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बशीर साहब आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम। मैं सना बात कर रही हूँ गुजरावाला से। सना साहबा, क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब, मुझे तकरीबन 4 साल से बहुत शदीद मैदे का मसला है। ठीक है। और मुझे तकरीबन थोड़े थोड़े वक्त से पहले तो मुसलसल से मोशन लगे रहते थे, लेकिन अब ये है कि थोड़े वक्त पे आके ऐसे हो जाता है, मैदे में दर्द, पेट में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा मसले होने लगे हैं। गले में दर्द, सांस अंदर ही अंदर दम घुटता रहता है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपको जो मोशन होते हैं उनका कलर ब्लैक तो नहीं होता? जी, कभी तो ऐसे हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, तो कभी बस सही ऐसे ही है, लेकिन ना बहुत ज्यादा मसला है ये मुझे ना, तकरीबन 4 साल से मसला है ये, मुझे ठीक होने में नहीं आ रहा। ठीक है सना, इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं आपका? हाँ जी, मेरा बेटा 4 साल का, और उसे यही ना सीने का मसला है, उसकी खांसी नहीं ठीक होती है, बलगम भी होती है साथ।
ठीक है। काफी जब पहले इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते थे तो ठीक हो जाता था। बच्चे को टेम्परेचर तो और नहीं अब रहता? तो 1 माह हो गया, हो ही नहीं रहा। बच्चे को टेम्परेचर तो नहीं रहता? जी टेम्परेचर भी हो जाता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ बशीर साहब बावल नगर से, थायराइड की प्रॉब्लम है और उसके बाद पेट की प्रॉब्लम है, मैदे की। थायराइड के लिए आप बशीर साहब नुस्खा नोट कर लीजिए। कुश्ते शीरीन 200 ग्राम, हिबालैफ शहद 600 ग्राम। कुश्ते शीरीन को बारीक पीस के आपने हिबालैफ शहद में शामिल कर देना और रोज़ाना 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 रात को खाना खाने के बाद आपने उसको चाट लिया करें। और पेट में गैस के लिए, कब्ज़ के लिए आप सना मक्की ले लीजिए। सना मक्की आपने लेनी है 1 टीस्पून, उसको आप 1 गिलास पानी में भिगो दें और उसको आप बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए उसको छान लीजिए और उसमें आपने गुड़ शामिल करना, थोड़ा सा गुड़ शामिल करके रोज़ाना आपको रात को सोते वक्त उसको पी लिया करें। उससे आपकी कब्ज़, गैस वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और साथ में थायराइड की दवा जो मैंने आपको बताई है, इसको कम से कम 6 से 9 माह तक आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही अच्छे नताइज मिल जाएंगे और आपका थायराइड बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत से ऐसे केस हैं जिनको अल्लाह ताला ने शिफा दी है। ऑन एयर इस तरह मैंने उनको नुस्खा बताया, उनकी कॉल आई और मैंने यही नुस्खा उन्हें बताया तो अल्लाह ने उन्हें शिफा भी दी। सना सबा थी हमारे साथ इस्लामाबाद से, 4 साल से मैदे में तकलीफ़ है। सना, सबसे पहले तो आप अपनी ग़िज़ाई बेतदाली को ठीक करें, अपनी ग़िज़ा की तरफ देखें कि ऐसे लोग, चाहे वो सना हो या इसके अलावा भी कोई और लोग भी हों, जिनको मैदे की तकलीफ़ रहती है, खाना खाने के बाद फ़ौरन उन्हें टॉयलेट जाने की हाजत होती है, आधे घंटे के बाद, किसी को घंटे के बाद, और कई तो ऐसा भी होते हैं कि जो खाना खा रहे होते हैं, दस्तरखान पे बैठे होते हैं तो उन्हें पेट में मरोड़ शुरू होता है, दर्द शुरू होती है। तो उनके लिए भी ये कि सबसे पहले अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दें, स्पाइसी चीज़ें जितनी भी हैं उसको निकाल दें, तली हुई अशिया आपने बिल्कुल नहीं खानी, और सुरख मिर्च और रेड मीट और ये चीज़ें तो इसकी ज़िद हैं, इनको आपने नहीं लेना। बिल्कुल सादा ग़िज़ा होनी चाहिए आपकी, जिसमें साबूदाना, दलिया, खिचड़ी, दही, केला, केले को दही में मैश करके इसबगोल की भूसी शामिल करके आप ऐसे लोग लें जिनका पेट जो है वो ख़राब रहता है, लूज़ मोशन की शिकायत रहती है बाज़। और जो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था बच्ची से कि ब्लैक कलर के मोशन तो नहीं होते, तो इसका मतलब वही होता है कि जब किसी को ब्लैक कलर का स्टूल पास होता है तो उसकी आंतों से कहीं ना कहीं से ब्लड भी उसमें शामिल होता है कि आंतों में खराश की वजह से कोई रिस रहा होता है खून और वो ब्लड में शामिल होकर उसमें स्टूल में शामिल हो जाता है, तो स्टूल का कलर जो है ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें मरीज़ या मरीज़ा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है उसमें। तो इसलिए इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फौरी तौर पर अपने मौले से रजू करें और उनको बताएं कि आपकी ये कंडीशन है, ताकि उसके मुताबिक आपके खून को, जो आंतों से खून निकल जिसमें शामिल हो रहा है, उसको रोका जा सके। नुस्खा नोट कर लीजिए। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बेलगिरी 50 ग्राम, मस्तगी रूमी 25 ग्राम और बही दाना 50 ग्राम। सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप 1 टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाना खाने से पहले और रात खाना खाने से पहले आप इसको लेंगे। इसी नुस्खे को आप दही में शामिल करके भी ले सकती हैं। 6 टेबलस्पून दही की और 1 टीस्पून इसका शामिल करके इसको ले लें। और ग़िज़ा अपनी आपने जो रखनी बहुत ही हल्की रखनी है ग़िज़ा, जिसमें आपकी खिचड़ी होनी चाहिए, साबूदाना होना चाहिए या उसका जो है इसबगोल की भूसी, दही और केला, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। वक्त हो जाता मुख्तसर से वक्फे का। आपके सवाल का बकिया हिस्सा जो है उसका जवाब है वो ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फे पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ सना सबा इस्लामाबाद से। बच्चे के लिए आपने पूछा है, बच्चे को खांसी, 4 साल उसकी उम्र है, बलगम की ज़्यादती। नुस्खा नोट कर लीजिए। काकड़ा सिंगी आपने लेनी है 200 ग्राम, हिबालैफ शायद आप लेंगी 600 ग्राम। काकड़ा सिंगी को बिल्कुल बारीक पीस के तो आपने उसको उसमें शामिल कर देना है, लेकिन काकड़ा सिंगी को लेते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसको अच्छी तरह से देख के साफ़ करके फिर आप उसको बारीक पीसें और शायद में शामिल करके तो आप बच्चे को
चाय के चम्मच का तीसरा हिस्सा रोज़ाना सुबह, दोपहर और रात को आप दे दिया करें तो इंशाल्लाह इससे आपके बच्चे का सीना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बलगम की ज़्यादती ख़त्म हो जाएगी, दामी नज़ला ज़ुकाम वो ठीक हो जाता है, खांसी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी ठीक हो जाएगी, और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को जो टेम्परेचर रहता है वो भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको आप इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, शहद की बात की है तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि शहद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है, फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए शिफा के दो मज़हर हैं, शहद और कुरान। शहद और कुरान सीने की बीमारियों के लिए को दूर करते हैं और इसके लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। शहद हमारे पास मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता फ़ीह शिफ़ाउन लिन्नास के इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो जहाँ शहद की मैं बात करता हूँ वहाँ इस बात का भी साथ में जिक्र करता हूँ कि शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप सना या इसके अलावा और जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हमेशा जब भी शहद का इस्तेमाल करें तो खालिस शहद का इस्तेमाल, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके पास खालिस शहद हो, उन्हें मुयसर हो तो वो उसको इस्तेमाल करें, वरना बाज़ारी जो आम शहद है वो इस्तेमाल ना करें। नहीं तो फिर आप हिबा लैब शहद, खालिस शहद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। बेरी का शहद है तो इसमें शिफा भी है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए शिफा के दो मज़हर हैं, शहद और कुरान। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसमें दवा में तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। हिबा नबी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा लाहौर में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। हैदराबाद में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। हैदराबाद में बेग मार्ट के ऊपर हिबा तिब्बे नबी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। कराची में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसी तरह होम डिलीवरी तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि आप अपने वहाँ पे कॉल कीजिए और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। हिबा तिब्बे नबी की तमाम अद्वियात खालिस इज्जाक पर मुश्तमिल होती हैं और इसमें तिब्बे नबी की अद्वियात जो है वो शामिल की जाती हैं, इसलिए ये नुस्खे इंतहाई बेज़रर होते हैं, इनमें किसी किस्म के नुकसान का या अंदेशा नहीं होता। आप इनको मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें शिफा ही शिफा है। नाज़रीन, इसके अलावा रमज़ान मुबारक में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, दो नंबर अनाउंस करता हूँ आपकी सहूलत के लिए कि इन नंबर पर कॉल करके आप जो है हमें अपने मर्ज़ के बारे में बताएंगे तो आपको जो हमारी तिब्बी टीम है वो आपको उसके मुताबिक उसका जवाब देगी। तो आप नंबर नोट कर लीजिए 0321 3660 200, 0321 3660 201। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इसके अमराज़ सीना के हवाले से, लेकिन एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना और शहर का नाम? हुसैन साहब, आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। आसिफ साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हुसैन साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ना कब्ज़ रहती है। ठीक है। तीन चार दिन बाद ना बड़ा पेशाब आता है, वो खाना आता है 3-4 दिन बाद। ठीक है। और बड़ी ज़बरदस्त रहती है कब्ज़, और पेशाब का भी मसला है और गैस का भी मसला है। ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं है? हुसैन साहब, कब्ज़ रहती है मुझे, वो हो गया। इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं है? इसके अलावा कोई और आपका सवाल तो नहीं है मोहतरम? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मेरा नाम सना है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। सना, रावलपिंडी से? जी। सना, क्या पूछना चाहती हैं आप? एक्चुअली दरअसल 2 साल पहले मैंने पढ़ाई को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया था, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं चीखें मारती थी और हर वक्त हंसती और रोती रहती थी अकेले बैठ के। क्या तो होता था? दोबारा बेटा मुझे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता रुक के बताइए, क्या हुआ था? एक्चुअली 2 साल पहले मैं BSc कर रही थी, तो पढ़ाई को मैंने बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लिया था अपने ऊपर, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ठीक है। तो मैं हर वक्त अकेले बैठ के रोती रहती थी, कुछ ना कुछ सोच के। ओवर थिंकिंग हो गई थी, डिप्रेशन हो गया था, हंसती रहती थी, रोती रहती थी। तो MRI 1 साल पहले करवाया मैंने, तो मेरी माइंड के जो केमिकल्स हैं वो चेंज हुए हुए थे। ठीक है। तो अब मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ, उससे मैं थोड़ी बेहतर हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं रात को जब सोती हूँ तब भी मैं सोच रही होती हूँ, जब उठती हूँ तो भी मैं सोच रही होती हूँ कुछ ना कुछ। 1 मिनट के लिए भी मेरा माइंड फ्रेश नहीं रहता, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं हाई होता आपका? ब्लड प्रेशर नहीं हाई होता। ठीक है। अपनी उम्र बताइए मुझे।
मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है। चलिए, बहुत शुक्रिया सना बेटी आपकी कॉल का। मेरे साथ रहिए, मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। कॉलर थे हमारे साथ आसिफ साहब लाहौर से, कब्ज़ के हवाले से। आसिफ साहब, आप नुस्खा नोट कर लीजिए। गुलकंद लेंगे आप 1 पाव, सकमुनिया वलायती लेंगे आप 10 ग्राम, और रोगन बादाम आप लेंगे 120 ml 120 ml। सबसे पहले सकमुनिया को लेके आप खरल में डाल के उसको खूब खरल करेंगे। उसके बाद आप उसमें गुलकंद शामिल करके फिर उसको यकजान कर लेंगे, और साथ ही आप उसके 2 से 3 टीस्पून उसमें आप इस गुलकंद में रोगन ज़ैतून के डालते जाएंगे और उसको हल करते जाएंगे यहाँ तक कि वो पूरा तेल आप उसमें शामिल कर दें। जब वो पूरा तेल शामिल हो जाए, दवा आपकी तैयार है, उसको रख लीजिए महफूज करके। रोज़ाना रात को सोने से कबल आपने 1 टीस्पून से शुरू करना है इसको। अगर 1 टीस्पून से फ़ायदा ना हो तो फिर आप 2 टीस्पून रोज़ाना रात को सोते वक्त 1 कप नीम गर्म दूध से ले लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको शिफा होगी। बाकी कब्ज़ के लिए एहतियात भी करें कि आपने पराठे नहीं खाने, चावल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, और उसके बाद पानी का इंटेक जो है वो आपने ज़्यादा करना है, और साथ में रेशादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना है, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना है। पकौड़े, समोसे और तली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। कॉलर थे हमारे साथ सना साहबा रावलपिंडी से। सना, आप बेटा एक तो अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें, ½ टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले और ½ रात को सोने से कबल। और एक बूटी आती है असरोल बूटी के नाम से, असरोल उसको छोटी चंदन भी कहते हैं, अकेली आपने ले लेनी है, उसको बारीक पीस लें, और बल्कि 50 ग्राम उसमें मिर्च भी डाल लें, 50 ग्राम असरोल बूटी ले लें, दोनों को मिक्स करके आप रख लीजिए। तो दिन में आपकी जो चुटकी है उसका भी ½ आपने ले लिया करना है, यानी 1 चुटकी आप निकालें, उसको फिर आप आधा कर लें, वो आपने 1 डोज लेनी है दिन में 1 दफ़ा। अगर रात को नींद ना आए तो फिर इसको रात को ले लिया करें, या ज़्यादा ख्यालात जिस वक्त आते हैं, अगर दिन में ज़्यादा आते हैं दिन में ले लिया करें, रात में आते हैं तो अगर आधी चुटकी से भी काम ना हो तो फिर आप 1 चुटकी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा शिफा होगी। बाकी आप दूसरी बात ये है कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करते होते, और साथ में दुआ करते होते हैं। आप दुआ करेंगे, देखिएगा आपने उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया और उसके बाद आप देगा आप परेशानी में चली गई हैं, क्या फ़ायदा हुआ आपको उस पढ़ाई को इतना ज़्यादा संजीदा लेने का कि आपका वो साल भी ज़ाया हो गए और आप अभी तक जो है वो एक बीमारी भी आपने मोल ली। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, पुरसकून रहें, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, साथ में दुआ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज सीने के अमराज के हवाले से, इसमें ख़ास तौर पर खांसी के बाद साथ में फिर आपने देखा होगा बलगम की ज़्यादती, दमा की शिकायत भी हो जाती है, चूँकि जब मौसम तब्दील होता है तो अस्थमा की होती है, एलर्जी का अस्थमा भी होता है। तो इन सब चीज़ों में आप काकड़ा सिंगी और शहद को अगर आप अपने इस्तेमाल में रखते हैं तो इससे आपकी खांसी, आपका नज़ला, आपका ज़ुकाम और आपका अस्थमा जो है, दमे की शिकायत जो है वो आपको नहीं रहती, ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप इस्तेमाल में कीजिए। बलगम की ज़्यादती जब होती है तो उसमें आपको बलगमी अशिया जो बलगम पैदा करते हैं, जैसे दूध, दही, केला या लेसदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसमें आप दालचीनी का टुकड़ा शामिल करके या शहद शामिल करके ले लिया करें। दही को आपने इस्तेमाल करना है तो उसमें काली मिर्च बारीक पीस के शामिल कर लिया करें। और केला अगर आप खाना तो 1 आध केले से ज़्यादा केले इस्तेमाल ना करें। तो इससे भी ऐसे लोग जिनमें बलगम की ज़्यादती होती है और दमे की तकलीफ़ होती है, उनको चाहिए कि सूप का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बकरे का सूप, काले चनों का सूप और देसी मुर्गी का सूप जब वो पिएँ तो उससे भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। वक्त हो जाता प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम चल रहा है सीने के अमराज के हवाले से। मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक अच्छा सा नुस्खा जो है वो लिखवा दूँ ताकि आप उसको इस्तेमाल करके सीने के अमराज से महफूज रह सकें। कुछ थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर के ऊपर भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, कौन कौन सी ग़िज़ाओं को आपने अपने शामिल करना है अपनी लाइफ में और किन किन ग़िज़ाओं को आपने कम करना है अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों और आप किसी मर्ज़ का शिकार ना हो, ख़ास तौर के ऊपर अमराज सीना में। तो नुस्खा नोट कर लीजिए। नुस्खा रमज़ान और अमराज सीना: कलौंजी 10 ग्राम, अबुरशाह 10 ग्राम, गुल बनफशा 30 ग्राम, उस्तो खदूस 50 ग्राम,
कुश्त शीरीन 30 ग्राम, हिबा लाइफ शहद 600 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर हिबा लाइफ शहद में शामिल करें और 1/2 टीस्पून सुबह रात सोने से कबल इस्तेमाल कर लिया करें। इससे आपके सीने के अमराज में काफ़ी फ़ायदा होगा, सर दर्द में काफ़ी फ़ायदा होगा, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत अगर आपको रहती है उसके लिए, अगर आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, गला ख़राब हो गया है, सीने में बलगम का इज्तिमा है, तो वो भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा नुस्खा जो है मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिए। दारचीनी आपने लेनी है 4 ग्राम, बहीदाना 4 ग्राम, मुलट्ठी 1 ग्राम, इंजीर 10 अदद, खशखाश 3 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम। आधा किलो पानी में जोशांदा बनाए साफ़ करके आपने इसको कम से कम 1 कप का चौथा हिस्सा दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। मिश्री की जगह पे आप इसमें हिबा लाइफ शहद शामिल कर लीजिए। जब आप इसको जोशांदे को तैयार करके रख लें तो फिर आप इसमें हिबा लाइफ शहद शामिल करके 2 टेबल स्पून ले लिया करें। आप यकीन जानिए ये नुस्खा इतना प्यारा है, इतना ज़बरदस्त नुस्खा है ये कि ये आपके सीने के तमाम अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खा वो आपके इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से हो, पोल्यूशन की वजह से हो, या आपकी ग़िज़ाई बेतदाली की वजह से हो, या मौसम की तब्दीली की वजह से हो कि मौसम जो है वो कभी सर्द हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, सर्दियों का मौसम में आता है उसमें भी, और गर्मियों का मौसम में बाज़ का, तो आप इस नुस्खे को मुकम्मल एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अदरक हर घर में मौजूद होता है और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ, अदरक का रस और शहद इसको आप महफूज करके तैयार करके रख लें और महफूज कर लें, तो ये भी हर वक्त आपके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करता है, स्पेशली सीने के अमराज में। अदरक का रस 1 हिस्सा और हिबा लाइफ शहद 3 हिस्से, यानी अगर आपके पास 200 मिलीग्राम अदरक का रस है तो इसमें आप 600 ग्राम हिबा लाइफ शहद शामिल करेंगे। इसको आप रख लीजिए, ये एक बहुत ही अच्छी दवा बन जाती है। इसको आप चाट भी सकते हैं। फिर आप गर्म पानी करें, 1 कप गर्म पानी में ये 1 टेबल स्पून हिबा लाइफ शहद का उसमें शामिल करके अदरक के रस वाला पी लिया करें, तो इससे आपको और बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। आपका निज़ाम हज़म बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद आपके जिस्म को कब्ज़ की शिकायत नहीं रहेगी, गैस नहीं पैदा होगी, बदहज़मी नहीं होगी, खट्टे डकार नहीं आएंगे। तो ये अदरक का रस वाला जो है ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप इस्तेमाल कीजिए। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा नाम मैं मिसेज रियाज पिंडी से बात कर रही हूँ। जी मिसेज रियाज साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी एक तो मैंने आपको और आपकी टीम को बहुत दुआएं देनी है कि मेरा बेटा जो है वो अब्दुल हादी, वो आपकी मेडिसिन जो आपने बताई थी उससे उसका पेट बहुत सही हो रहा है ना, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और मैंने अपने बारे में बात करनी है कि मेरे ना यूट्रस में रसोलियाँ हैं और पित्ते में पथरी है, लेकिन जो सिरके वाली है आप बताते हैं सिरके में जी, वो मुझे सिरके से एलर्जी है, कोई और इसके बारे में दवाई दे। इसके अलावा चक्कर बहुत आते हैं, मेज खाने के बाद गैस ट्रबल बहुत होती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है और मुझे हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन 10 साल पहले लगे थे। गैस है, पित्ते में पथरी है और यूट्रस में सिस्ट है या रसोलियाँ? हेलो, यूट्रस में आप मुझे क्या बता रही है, रसोलियाँ हैं? हेलो जी रसोलियाँ हैं यूट्रस में। ठीक है। और हकीम साहब हेलो, मैंने आपकी वो मुलट्ठी वाली चुटकी रोजाना मुलट्ठी की खा रही हूँ, मुझे बताएं कि मैं कितने अर्से बाद अल्ट्रासाउंड करा सकती हूँ? देखें वो तो अभी आपने खाते रहना, आपको कितना वक्त हुआ खाते हुए? ये तकरीबन 15-20 दिन हो चुके। नहीं, ये तो कम से कम, ये उसके लिए आप ले रहे हैं ना यूट्रस के लिए, तो इसको तो आपने कम से कम 6 माह 9 माह तक इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। साथ में मैं एक और नुस्खा भी आपको बता दूंगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। कॉलर थी हमारे साथ मिसेज रियाज साहबा। अल्लाह ताला ने आपके बेटे को शिफा दी मिसेज रियाज, यूसी का करम है। हमारी तो कोशिश होती है कि हम अपने तमाम नाजरीन को जो है वो अच्छे से अच्छे तिब्ब नबी के नुस्खे बताएं ताकि वो उनसे मुस्तफ़ीद हों और अल्लाह ताला उनको शिफा भी दे।
आप यूट्रस के लिए आपने मुलट्ठी का पाउडर जो है 1 से 2 चुटकी रोज़ाना सुबह निहार में और शाम 5 बजे लेते रहना है। इसको कम से कम 6 से 9 माह तक आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, गैस के लिए आप दोपहर खाना खाने के बाद और रात खाना खाने के बाद 1 चुटकी अजवाइन देसी की और 1 साशा हेपातिब का 1 गिलास पानी में शामिल करके तो दोपहर और रात खाना खाने के बाद उसके साथ अजवाइन देसी ले लिया करें। आपकी गैस, आपकी बदहज़मी और साथ में हेपाटाइटिस का जो आपने मुझे बताया वो भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा। दोबारा आपका वायरस जो है वो रिएक्टिव नहीं होगा। आप हेपातिब को अपने इस्तेमाल में शामिल रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। बाकी आप यूट्रस की वो दवा इस्तेमाल करते रहिए। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपना और शहर का नाम? अपना और शहर का नाम? मैं नसीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नसीर साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अब आई आवाज आपको? जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं मुझे मेरे की तकलीफ है, मेरे में बहुत ज्यादा गर्मी है और शुगर भी है। ठीक है जी। मैदे में क्या होता है? दर्द है, जलन है, कब्ज है, गैस है? जलन पर थी अभी नहीं है, लेकिन मैं दवाई लेता हूँ, जलन भी खत्म होगी, लेकिन मुझे मेरे में गर्मी बहुत ज्यादा है। कोई भी घर जी मैं खाता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है और शुगर भी है। तकलीफ होती है जी। अच्छा चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। नसीर साहब थे कॉलर इस्लामाबाद से। शुगर के लिए आप नुस्खा नोट कीजिए। कुलंजी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, तुख्मे कासनी 25 ग्राम, दोनों चीज़ों को बारीक पीस लें तीनों को, और 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले और शाम 5 बजे आप लेते रहें। इससे चूँकि तुख्मे कासनी इसमें मौजूद है तो आपके मैदे में गर्मी और जो आप बता रहे हैं मुझे वो तकलीफ़, और साथ में आपकी शुगर और मैदा दोनों ही इससे ठीक हो जाएंगे। इसको मुसलसल इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। जी नाज़रीन, एक और बहुत ही अच्छा सा नुस्खा मैं आपको लिखवाना चाहूँगा। अदरक या सौंठ को आप ले लीजिए, थोड़ा सा उसको तवे में भून लें, उसको बिरियाँ करना कहते हैं, कर लीजिए। काकड़ा सिंगी भी आप थोड़ी सी लेके तवे में भून लें, इसको बिरियाँ कर लें। दोनों को बराबर वज़न ले लीजिए। 100 ग्राम सौंठ ले लें, 100 ग्राम काकड़ा सिंगी और 600 ग्राम हिबा-लाइफ शहद में इसको शामिल करके आप इसको रख लीजिए। ये आपके सीने के तमाम अमराज का मुकम्मल नुस्खा है। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम कीमत है, आसानी से आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो बात है कि आप शहद आपका खालिस होना चाहिए, यानी आप हिबा-लाइफ शहद को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे लंच आपको शिफा होगी। दूसरी बात ये कि अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें, अपने रहने सहने का जो अंदाज़ है उसको थोड़ा सा बदलें। अपनी ग़िज़ा की बेतदाली जो हम करते हैं उसको आप थोड़ा सा चेंज करें। आप ग़िज़ाई बेतदाली ना करें, अपनी ग़िज़ा में तली हुई अशिया को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और उसके बाद ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल न करें जो कि आपके मैदे में जाके तजाबीर का बायस बनती हैं, ख़राब करती हैं, आपके जिगर को ख़राब करती हैं और बलगम की ज़्यादती का बायस बनती हैं। उनसे आप अपने आप को बचाएं। ऐसे माहौल में कोशिश करें रहें जहाँ की फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो ज़्यादा ना हो। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी है तो उसकी कोशिश करें कि आप मुतलका काम को उसकी शिकायत करें ताकि उस आलूदगी को ख़त्म किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें अपने करीब करीब अपने गिरदोनवा में, जहाँ भी आपको जगह खाली जो जगह मुतय्यन की हुई है वहाँ पे कोशिश करें कि आप कम से कम एक शख्स एक दरख्त तो ज़रूर लगा दे। तो इससे भी फ़ज़ाई आलूदगी के ऊपर बहुत काबू पाया जा सकता है, और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होने वाले जो अमराज हैं सीने के उन पर भी काबू पाया जा सकता है। तो इसको बात को भी ज़हन में रखें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें और खुश रहा करें, डिप्रेशन में नहीं आए। और इस दुआ के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला आप तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके नमाज और रोज़े और तरावी और जो उन्होंने नफली इबादत की हैं उन सबको कबूल फ़रमाए और सब लोगों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान प्रोफेसर की मुतारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।